मैं बाहरी गेट पर बैठी गली में खेलने वाले बच्चे को देख रही थी कि जब एक बच्चा नंगे पांव मैले कुचैले कपड़ा पहने हुए सड़क पर रो रहा था। आंसुओं के साथ साथ उसकी नाक भी बह रही थी। तेज धूप में बच्चे गली में खेल रहे थे और वो नंगे पांव रोए जा रहा था। उसे देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैं फौरन से उठी और उस बच्चे के पास आ गई। उसे अपनी गोद में भर लिया, अपने दुपट्टे से उसके आंसू साफ किए। उसके पूरे हाथ मिट्टी से सने हुए थे। मैं उसका चेहरा साफ कर रही थी, तभी एक औरत आई और उस बच्चे को मेरी गोद से ले लिया और मुझे बातें सुनाने लगी और चली गई। यकीनन मुझे वो बुरा भला कह रही होगी। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। मैं नहीं जानती थी क्यों, लेकिन मुझे बचपन से ही बच्चों से बड़ा लगाव था। मैं अभी गली में ही खड़ी थी जब मेरे सर पर एक चपत लगी थी। मैंने पलट कर देखा तो मेरी माँ मुझे घूर कर देख रही थी। कहने लगी, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि घर के अंदर रहा करो, मुंह उठाए घर के बाहर घूमने लग जाती हो, चलो अंदर। मेरी माँ ने मेरा कान पकड़ा और खींच कर घर के अंदर ले गई। मैं बार बार अम्मा से कहने लगी, मेरा कान तो छोड़ो अम्मी। मेरी माँ ने मुझे घर के अंदर दाखिल करने के बाद ही मेरा कान छोड़ा था। कहने लगी, कमबख्त, क्यों तुझे समझ नहीं आता कि माहौल बहुत ख़राब है। आजकल का लड़कियों का यूँ गलियों में घूमना सही नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी पर होती हूँ तो मेरा सारा ध्यान तेरी तरफ ही लगा रहता है। मैंने कहा, माँ मैं अकेली घर में क्या करूँ? अगर मेरा कोई छोटा बहन भाई होता तो मैं उसके साथ समय गुजार लेती। खाना तुम बना कर जाती हो, सफाई मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ। फिर पूरा दिन घर में करने के लिए कुछ भी नहीं होता। मेरी अम्मी कहती है अपने स्कूल की किताबें पढ़ा कर। मैंने कहा, वो भी सारी की सारी मैं पढ़ चुकी हूँ। बोर आ चुकी हूँ मैं वो किताबें पढ़ पढ़ कर। अम्मा मेरा स्कूल में एडमिशन ही करवा दो, जिससे कि मेरा मन कुछ लग जाए। अम्मी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, 10 क्लासें पढ़ ली है बहुत है। मैंने कहा, अम्मी मैं घर पर बैठी बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर खेलते हुए बच्चों को देख लो। अम्मी इन औरतों को अपने बच्चों की परवाह क्यों नहीं होती? छोटे छोटे बच्चे को गलियों में क्यों आज़ाद छोड़ देती हैं? अगर उनके बच्चों को कोई उठा कर ले गया तो? अभी मेरी बात मेरे मुंह में ही थी जब मेरी माँ का ये बात सुनकर रंग एकदम सफ़ेद हुआ था। वह बदहवास हुई थी। मुझसे कहने लगी, छोड़ना इन बातों को, उनकी माएँ जाने और उनकी औलाद जाने, तू बस घर पर रहा कर, फालतू में बाहर मत जाया कर। मेरा तो सारा वक्त यही सोचते सोचते गुजर जाता है कि कहीं तो गली मोहल्ले के बच्चों को लेकर ना घूम रही हो। फिर कहने लगी, मैं थकी आई हूँ, मुझे खाना गर्म करके दे दे और एक कप चाय भी बना दे। मैं फ़ौरन से किचन में चली गई, अम्मा को खाना गर्म करके दिया और चाय भी बना कर दे दी। मेरी अम्मी इसमें बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन मैं अपनी तन्हाई का क्या करती? मेरी माँ एक नर्स थी, इसीलिए उनकी ड्यूटी का कोई भी समय तय नहीं था। सुबह वो हॉस्पिटल में जाती थी और दोपहर तक वापस आ जाती थी। शाम को घर के करीब ही एक प्राइवेट क्लिनिक पर जाती थी। मेरी माँ ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट के केस पर काम करती थी। नॉर्मल डिलीवरी भी मेरी माँ खुद ही करवा देती थी। लेकिन अगर ऑपरेशन होना होता तब भी डॉक्टर के साथ वही नर्स होती थी। हॉस्पिटल की ड्यूटी तो अम्मी की दोपहर में ही ख़त्म हो जाती थी, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में अगर रात को भी कोई ऐसा केस आ जाता तो लेडी डॉक्टर मेरी माँ को फ़ोन करके बुला लेती। इसीलिए रात को भी मुझे कई घंटे अकेले घर में गुजारना पड़ता। मुझे नींद नहीं आती थी। बार बार डर लगा रहता था मेरे पापा को मरे काफ़ी साल गुजर चुके थे और मैं अपनी माँ का इकलौता सहारा थी। कभी-कभी तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर माँ इतनी मेहनत क्यों करती है। हमारे घर में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं कि खर्चा ज़्यादा होता। हालाँकि मेरी माँ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से महीने की 15,000 तनख्वाह मिल जाती थी और प्राइवेट में मुश्किल से 10,000 मिलते थे। हमारे घर में सारा सुख-सुविधा का सामान मौजूद था, यहाँ तक कि दोनों कमरों में एसी भी लगे हुए थे। फिर अपना घर था, लेकिन एसी का बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाता था। अम्मा की तनख्वाह कुल मिलाकर 25,000 थी और इस महंगाई के दौर में 25,000 ज़्यादा नहीं होते जो हम बेकार की अय्याशियाँ करते। हम 2 ही लोग हैं, एक ही कमरे में सोकर गुज़ारा कर सकते हैं। कम से कम अम्मा को मुझे वक़्त देना चाहिए। मेरे लिए पैसे से बढ़कर मेरी माँ का प्यार था, जो मुझे नहीं मिलता था। मैं रूखी-सूखी खाकर भी गुज़ारा कर लेती अगर अम्मी मेरे साथ समय गुज़ारती। फिर कभी-कभी सोचती कि घर में इतना सुख-सुविधा का सामान आता कहाँ से है। हालाँकि अम्मी की तनख्वाह तो कुल मिलाकर 25,000 थी, जो एसी, बिजली, पानी, गैस के बिल में ही चली जाती थी। जब भी मैं ये सवाल अपनी माँ से करती तो वो मुझे टाल देती या फिर मेरा कान पकड़कर मरोड़ देती। लेकिन मेरे अंदर ये सवाल अब मुझे बेचैन करने लगा था। जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। यही सोचते-सोचते मेरी आँख लग गई थी। अगले दिन
संडे था कि सब्जी वाले के शोर से मेरी आँख खुली थी। शहर से कुछ ही दूर गांव था जहाँ से ये सब्जी वाला हर दूसरे तीसरे दिन ताज़ी सब्जियाँ लेकर आता था और मेरी माँ इसे अपने घर के अंदर बुलाकर आंगन में बिठा लेती और उसे सब्जियाँ खरीदती थी। इस आदमी की आवाज़ बड़ी अजीब थी, ऐसे शोर मचा था जैसे कि सब्जी मंडी में बैठा हो। मैंने झुँझलाकर अपने सर के नीचे से तकिया निकाला और अपनी कान के ऊपर रख लिया। मैं सोना चाहती थी क्योंकि रात को देर से सोई थी, लेकिन उसकी टेप रिकॉर्डर जो शुरू हुई तो मजबूरन मुझे उठकर बैठना पड़ा। वह अम्मी को सब्ज़ी देता रहता और साथ ही साथ अपने घर की और अपने गांव की बातें बताता रहता। बड़े किस्से कहानियाँ सुनाता। उस आदमी के पास मैं बोर होकर कमरे से बाहर आई तो अम्मी उससे ताज़ी सब्जियां ले रही थी। कह रही थी, तुम्हारी लाई हुई सब्जियों में बड़ा स्वाद होता है। कहने लगा, हाँ जी, छोटी सी ज़मीन मेरे पिताजी ने मेरे हिस्से में छोड़ी थी। सारी सब्जियां मैं उसी में उगाता हूँ, तभी तो इनका स्वाद ही अलग होता है। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मुस्कुराने से उसके पीले दांत मुझे और भी बुरे लग रहे थे। मैंने कहा, अफराज, ये तुम क्या रोज़ रोज़ सब्जियां उठा कर ले आते हो और फिर इतना शोर मचाते हो? क्या धीरे नहीं बोल सकते? कहने लगा, मैडम जी, ये तो जी आपकी अम्मी की मोहब्बत है जो मुझ गरीब को इतनी अहमियत देती है, अपने घर बुला लेती है, नाश्ता पानी भी दे देती है, सब्ज़ी भी ख़रीद लेती है। वरना ये सब्जियों की टोकरी सर पर उठाए गली गली फिरते फिरते तो मैं थक जाता हूँ। फिर इस गर्मी में जब तक सब्जियाँ बिकती है मेरी हालत ख़राब होने लगती है। कोई पानी की गिलास तक का नहीं पूछता। वो तो जी आपकी अम्मी की बड़ी मेहरबानी है। खैर, ना तो मुझे सब्जियों से कोई मतलब था, ना ही उस आदमी से। वह 30-32 साल का नौजवान था। सब्ज़ी देने के बाद मेरी माँ से कहने लगा, मैडम जी, अगर आपकी अनुमति हो तो इस बार अपनी पत्नी को आपके प्राइवेट क्लिनिक पर लेकर आऊं। इस बार दाई कह रही थी कि इस बार तेरी लुगाई का केस बड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे डर है कि कहीं मर ना जाए। फिर कहने लगा, 8वां बच्चा है जी, अब मेरी बीवी मर गई तो बाकी के बच्चों को कौन पालेगा? सारे ही छोटे छोटे हैं। मैं जो चाय के लिए जाने लगी थी मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मैं तो समझ रही थी शायद उसकी शादी ही नहीं हुई और 8 बच्चे। मैं वापस पलट कर आई। मेरी माँ उस सब्जी वाले से कहने लगी, हाँ हाँ, ले आना मेरे क्लिनिक पर, मैं लेडी डॉक्टर से बात कर लूँगी, पैसे भी कम करवा दूँगी, कुछ नहीं होगा तेरी पत्नी को। ये कहकर अम्मी किचन में चली गई। कहने लगी, अपराध चाय पिएगा? जी जी, क्यों नहीं, पीकर जाऊंगा। अम्मी के जाते ही मैंने अपराध से कहा, तुम्हारे 8 बच्चे हैं? कहने लगा, हाँ जी, 8वां होने ही वाला है, दुआ करे कि बेटा हो जाए। मैंने कहा, क्या पहले से सब बेटियां हैं? कहने लगा, नहीं नहीं, 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। मैंने कहा, तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है? कहने लगा, 9 साल। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। फिर वह शर्माने लगा। कहने लगा, जी बस ऊपर वाले की देन है, हर साल ऊपर वाले मुझे एक बच्चा दे देते हैं। ये सुनकर मैं बड़े गौर से उसे देखने लगी। मैंने कहा कि ऐसा करो, अपना एक बच्चा मुझे दे दो। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्यों दे दूँ आपको? मेरी औलाद है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैं भला आपको क्यों दूँ? मैंने कहा, मैं उसे बहुत प्यार से रखूँगी, मुझे बच्चों का बहुत शौक़ है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, ना तो मैं अपनी औलाद किसी को दे सकता हूँ और ना ही मेरी पत्नी कभी ऐसा करेगी। फिर वो कहने लगा, अपने बच्चों की तो बात ही और होती है, माँ कभी भी अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। जान से ज़्यादा प्यार करती है मेरी पत्नी अपने बच्चों को। ये एहसास ही बड़ा रंगीन होता है जी, कि किसी नन्ही से जान को अपने शरीर में पालना, उसकी हर हरकत को महसूस करना बड़ा ही सुकून देता है माँ को। वो ना जाने किस धुन में बातें कर रहा था, लेकिन मुझे पहली बार इन बातों की जानकारी हुई थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बच्चा औरत के शरीर में परवरिश पाता है। बस यही सुना था कि अस्पताल में एक खास कमरा होता है, नर्स आती है और जिस माँ को बच्चे चाहिए होते हैं उन माँओं को बच्चा देकर चली जाती है। हालांकि मेरी उम्र 15 साल थी, मुझे इन बातों की जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी घर से निकलने ही नहीं दिया था, ना कोई सहेली बनने दी थी। यहाँ तक कि मेरी माँ ने 10वीं क्लास पढ़ने के बाद ही मुझे घर बिठा लिया था। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। अफराज की बातों को सोचते हुए पहली बार मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया था कि मैं भी एक बच्चे को जन्म दूँ। मुझे छोटे छोटे बच्चों से इश्क था। मैं जब भी किसी का छोटा सा बच्चा देखती तो मेरा दिल उसे प्यार करने के लिए मचलने लगता था। मैं उसे जल्दी से गोद में उठाकर चूमने लगती। एक बार वह सब्जी वाला अपना 2 साल का बेटा अपने साथ लेकर आया। कहने लगा, ये निगोड़ा मारा दिन भर अपनी माँ को तंग करता रहता है, इसीलिए आज मैं इसे अपने साथ ही काम पर ले आया था। वह बच्चा बड़ा ही मासूम सा था।
मैंने उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और उससे बातें करने लगी। वो बच्चा मुझसे अपनी तोतली ज़ुबान में बातें करने लगा। मुझे उसकी मासूम बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैं उसे प्यार करने लगी, छेड़ने लगी। अफ़राज़ मुझे बड़े गौर से देख रहा था, कहने लगा, मैडम जी, क्या आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं? मैंने कहा, हाँ, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तभी तो तुमसे कह रही थी कि अपना एक बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारे पास तो इतने सारे बच्चे हैं, एक मुझे दे दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी बात सुनकर वह हँसने लगा, कहने लगा, ऐसे तो आराम से नहीं मिल जाते बच्चे, और फिर इंसान अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता। मैंने बच्चे को जाने से पहले 50 रुपए दिए थे। वो बहुत खुश हो गया। रात को मैं अफ़राज़ की बातें सोचने लगी कि ऐसा भी कौन सा मुश्किल काम करना पड़ता है जिसके बाद खुदा औलाद जैसे खूबसूरत तोहफ़ा देते हैं। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शादी होती क्या है, और ना ही मुझे किसी ने इस बारे में बताया था। मुझे किसी एक अच्छे दोस्त की सख्त ज़रूरत महसूस होने लगी थी, जिससे मैं अपने मन की बातें कर लेती और उसे अपनी परेशानियों का हल पूछ लेती। मैं मन ही मन में सोचती रहती कि ऐसा क्या करूँ कि मैं भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म दूँ और मेरी तन्हाई दूर हो जाए। मैं ख़यालों ही ख़यालों में उस बच्चे के साथ खूब खेलती थी, उससे बातें करती थी। जी चाहता मेरे पास एक प्यारा सा बच्चा हो, मैं उसे जी भर प्यार करूँ, उसे अपने पास रखूँ। क्योंकि गली मोहल्ले और दूसरे बच्चों को जब मैं प्यार करती तो मेरी प्यास नहीं मिटती थी, क्योंकि उनकी माएँ मुझसे बच्चा छीन कर ले जाती थी, और जैसे ही मेरी माँ मुझे बाहर गेट पर खड़ा देखती, फ़ौरन खींचकर घर में बंद कर लेती। मेरे अंदर ऐसे जज़्बात क्यों थे? मुझे एक नन्हे-मुन्ने से बच्चे की इतनी इच्छा क्यों थी? ये मुझे नहीं पता था। हालाँकि मेरी उम्र की लड़कियों को फ़ैशन का शौक़ होता है, नए-नए कपड़े, मेकअप या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ का। और दूसरी सोच जो मुझे परेशान किए हुए थी, वह ये थी कि आखिर मेरी माँ 25,000 में इतने ऐशो-आराम कैसे कर लेती थी। लेकिन ये राज़ भी मेरे लिए राज़ ना रहा, इसके पीछे बहुत ही घिनौनी हकीकत छिपी हुई थी। एक बार मेरी माँ रात को ड्यूटी पर चली गई, क्योंकि लेडी डॉक्टर ने उन्हें प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाया था, लेकिन अपना फ़ोन ले जाना भूल गई। मुझे वैसे ही रात को नींद नहीं आती थी। अम्मी घर पर नहीं होती थी तो डर महसूस होता रहता था, इसीलिए मैं अम्मी के कमरे में आ गई। उसी वक्त मेरी अम्मी के फ़ोन पर कॉल आ रही थी। मैंने सोचा उठाकर देखती हूँ किसकी है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो एक औरत थी। कहने लगी, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, तुम आज ही वह बच्चा मेरे हवाले कर देना जिसे तुम हॉस्पिटल में मुर्दा साबित करने वाली हो। कितने सालों में मैं औलाद को तरस रही हूँ, अब तो मुझे इंतज़ार भी नहीं होता। ये सुनना था कि फ़ौरन मेरे हाथ से फ़ोन छूटते-छूटते बचा था। मेरी अम्मी ये क्या काम करती थी? इस काम से वह लाखों कमाती थी। मासूम पैदा होने वाले बच्चे को मुर्दा साबित करके उनकी सौदेबाजी करती थी। कितना बड़ा जुर्म था ये, और इंसानियत से घिरी हुई हरकत थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वह कैसी माँ थी जो एक माँ से उसकी औलाद छीनकर बेऔलाद जोड़ों को दे देती थी। मेरी आंखों से टप-टप आंसू बहने लगे थे। अपने घर के हर ऐशो-आराम को देखकर मुझे औरतों की सिसकियाँ और आहों की आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई देने लगी थी। मुझे तो हर चीज़ से डर लगने लगा था। मेरी माँ घर आई तो मुझे यूँ रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैंने कहा, हाँ माँ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मेरे सवाल पर मेरी माँ ने नासमझी से मुझे देखने लगी। कहने लगी, तुझे पता तो है कि बड़ी मुश्किल से महीने के 25,000 कमाती हूँ। ये कहते हुए मेरी माँ की आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने कहा, माँ, 25,000 में इतने ऐशो-आराम कैसे हो सकते हैं? हमारे दोनों कमरों में एसी लगा हुआ है। आए दिन हमारे घर में नए-नए खाने बनते हैं। हर तरह का ऐशो-आराम हमें मिल रहा है। ये 25,000 में तो नहीं होता। दोनों एसियों का हमारे घर पर महीनों का बिल ही 15,000 आता है। कैसे पूरा होता है सब? मेरी बात पर मेरी माँ कहने लगी कि मैं रात की ड्यूटी भी दे रही हूँ, उसके पैसे भी मुझे अलग से मिलते हैं। बस हो जाता है सब कुछ, तू आज ये क्यों पूछ रही है? मैंने अपनी माँ का मोबाइल उनके हाथ में रख दिया। मैंने कहा, एक औरत का फ़ोन आया था। कह रही थी, बच्चा चोरी करके कब दे रही हो? ये सुनकर तो मेरी माँ का रंग उड़ गया था। वह मुझसे नज़रें चुराने लगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने कहा कि मैं सिर्फ़ उन औरतों के बच्चे लेती हूँ जिनके पहले से बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और ख़ुद नहीं समझ पाते कि बच्चों को कैसे पालेंगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, माँ अपनी औलाद देने का हौसला नहीं रख सकती। इसीलिए मैं उन बच्चों के अच्छे फ्यूचर्स के लिए उन्हें एक अच्छी फैमिली को ड्रॉप कर देती हूँ। बच्चों को कुछ समय के लिए बेहोश करके सबके सामने ये साबित कर देती हूँ कि बच्चा मुर्दा है,
और ऐसे लोगों को दे देती हूँ जो बेऔलाद होते हैं और वो फैमिली बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें अच्छा फ्यूचर दे सकती है। मैं उन बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए उन्हें उनके सगे माँ-बाप से अलग करती हूँ। मैंने कहा, क्या अपनी औलाद को भी किसी दूसरे को दे देंगी? शायद इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें कोई दूसरी औलाद नहीं दी, क्योंकि तुम्हारे सीने में ममता का दिल ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे मुँह पर ज़ोर से थप्पड़ दे मारा। कहने लगी, शर्म नहीं आती? माँ के सामने ज़ुबान चलाते हुए तुम्हारी खातिर ही सब कुछ कर रही हूँ, ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सके। और एक तुम हो कि मेरी माँ अपने कमरे में चली गई। मुझे अपनी माँ की खुदगर्ज सोच पर अफ़सोस हुआ था। मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए वह इस कदर खुदगर्ज और अंधी हो चुकी थी कि एक माँ से उसकी औलाद को छीनकर किसी दूसरे के दामन में डाल देती थी, ताकि मैं अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ। मुझे अपनी माँ पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा, लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक बिजली सी चमकी थी। आखिर मेरी माँ मुझे बाहर क्यों नहीं निकलने देती? क्यों मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजती? क्यों मुझे लोगों से मिलने-जुलने नहीं देती थी? कहीं मेरी माँ ने मुझे भी अस्पताल से, इसके आगे ही मेरी सोच ने मुझे काँपने पर मजबूर कर दिया था और मैं उसी पल अम्मा के सामने खड़ी थी। मैंने अम्मा के हाथ अपने सर पर रखा। मैंने कहा, माँ कसम खाओ मेरी, क्या मैं आपकी सगी औलाद हूँ? इतना सुनना था कि मेरी माँ ने मेरे सर से अपना हाथ नीचे खींचा था। मैं और नज़रें चुरा गईं। मैं अब समझ गई थी कि मेरी आँखों में आँसू भर आए थे। मैंने कहा, अम्मा आपने मुझे भी मेरे सगे माँ-बाप से अलग कर दिया। माँ एकदम मेरी तरफ पलटी, कहने लगी, ना मेरी बच्ची, ना मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल सगी औलाद की तरह तुझे चाहती हूँ। हाँ, ये सच है कि तू मेरी औलाद नहीं है, लेकिन से आगे मैंने अपनी अम्मा की एक भी बात नहीं सुनी और मैं अपने अम्मी के कमरे से अपने कमरे में आ गई और बेतहाशा रोने लगी। मैं जिसे अपनी माँ समझ रही थी, वो तो मेरी माँ थी ही नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मुझे अब उस औरत से सख्त नफ़रत महसूस हो रही थी, जिसे मैं अपनी माँ समझ रही थी। मैंने अपने आँसू साफ़ किए। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब इस औरत के साथ नहीं रहना, जो हराम की कमाई से मेरा पेट भर रही थी। लेकिन मेरा कोई नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती? फिर मुझे उस सब्ज़ी वाले का ख़्याल आया। मुझे उसके गाँव का नाम पता था, लेकिन घर नहीं जानती थी। मैं अम्मी को बिना बताए घर से भाग गई और सब्ज़ी वाले के गाँव में पहुँच गई। बस में बैठकर अफ़राज के गाँव पहुँची थी। बस से उतरकर जैसे ही गाँव में दाखिल हुई, मुझे अफ़राज का घर ढूँढने में कोई मुश्किल नहीं हुई थी। मैंने सिर्फ़ अफ़राज सब्ज़ी वाले का नाम लिया था और राह चलती एक औरत ने मुझे उसका घर बता दिया। मैं उसके घर पहुंची तो दरवाज़ा उसकी पत्नी ने खोला था। पीछे बच्चों का शोर था। मुझे देखकर पूछने लगी, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये अफ़राज का घर है। वह कहने लगी, हाँ जी, अफ़राज का ही घर है। मैंने कहा, मुझे उससे मिलना है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने बड़ी तीखी निगाह मुझ पर डाली थी। कहने लगी, क्यों मिलना है अफ़राज से? मैंने कहा, मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है, आप उसे बुला दीजिए। और मुझसे बहस करने लगी। इतने में ही अफ़राज भी दरवाजे के पास आ गया। मुझे देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे ये नर्स की बेटी है पगली, पीछे हट तू। थानेदार बनकर मैडम जी से ना जाने क्या क्या सवाल जवाब कर रही है। मेरे बारे में जानकर उस औरत के बात करने का अंदाज़ बदल गया था। वह खुश हो गई। मैं घर के अंदर आई तो अफ़राज की पत्नी कहने लगी, मैडम जी, आपकी माँ जी नहीं आई आपके साथ, आप अकेली आई हो? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली आई हूँ। ये सुनकर वो हैरान हुआ था। कहने लगा, अकेली कैसे आ गई? बड़ी मैडम ने आपको अकेले आने की इजाज़त कैसे दे दी? मेरी बात सुनकर वह परेशान हुआ था। मैं रोने लगी और रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मैंने कहा, मुझे अब अपनी माँ के पास वापस नहीं जाना और मेरी माँ को तुम ये कभी मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। ये सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर नागवारी के हाव-भाव उभरने लगे थे। कहने लगी, हम तो पहले ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं मैडम जी, और तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। उसकी बात से साफ लग रहा था कि वो मुझे रखना नहीं चाहती थी, लेकिन अफ़राज ने उसे चुप करवा दिया। कहने लगा, तू अपने कमरे में बच्चों को देख जाकर। वह गुस्से से अफ़राज को घूरते हुए चली गई। अफ़राज मुझे एक कमरे तक ले गया। कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी साफ़ सफाई की। कहने लगा, ये मेरी माँ जी का कमरा है। जी, जब से वह दुनिया से गई है, ये कमरा तब से बंद पड़ा है। आप जब तक चाहे यहाँ रह लो। चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे वहाँ रहते हुए 1 महीना हुआ था कि जब अफ़राज की पत्नी का उससे झगड़ा होने लगा कि गाँव वाले बातें बना रहे हैं कि ये लड़की किस हैसियत से यहाँ रह रही है। अफ़राज, इसे बाहर निकालो या उसकी माँ को बुलाओ, यहाँ मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। कुछ देर में अफ़राज मेरे कमरे में आ गया। मैं जानती थी वो मुझसे क्या कहने आया है, और वही हुआ। वह कहने लगा कि तुम्हें अपनी माँ से सुलह कर लेनी चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। मैंने कहा, अफ़राज, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर गाँव वालों का मुँह खुद ही बंद हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह हैरान और परेशान
मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं वापस उसी समय जाऊँगी जब मुझे बच्चा हो जाएगा। फिर मैं चली जाऊँगी, मुझे बच्चा चाहिए। मैं सोच चुकी थी अपनी माँ को उसके किए की सज़ा ज़रूर दूँगी। जब वो मेरे हाथ में बच्चा देखेगी तो ज़रूर उसको अपनी गलती का एहसास होगा। मैं अपने आप को तकलीफ़ देना चाहती थी, अपना फ्यूचर ख़राब करना चाहती थी और ये तभी मुमकिन था कि मैं माँ बन जाती। अफराज़ कहने लगा, आप बहुत छोटी हो जी, आसान काम नहीं होता वह सब करवाना, जिसके करने से बच्चा पैदा होता है। और फिर 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना, फिर उसको जन्म देना। वह नज़रें चुराते हुए कहने लगा, लेकिन मैंने कहा, मैं सब सह लूँगी, तुम बस मुझसे शादी कर लो और मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं उसी के सहारे जी लूँगी, यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे अपनी माँ को देने के लिए यही सज़ा ठीक लगी थी, जिससे मेरे फ्यूचर बर्बाद हो जाता। मैं उस समय नासमझ थी और अपनी नादानी में मैं बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। मैं भूल गई थी कि इस कदम से मेरी माँ को नहीं, मेरी ज़िंदगी, बल्कि मेरी ज़िंदगी ख़राब होने जा रही थी। और फिर अफराज ने अपनी पत्नी के लाख रोने-धोने के बावजूद भी मुझसे शादी कर ली। मुझे उस समय नहीं पता था कि शादी क्या होती है। अफराज को जब रात को अफराज मेरे कमरे में आया तो बड़ा खुश था। मेरे लिए गुलाब के गजरे लाया था। मुँह दिखाई पर उसने वो मुझे पहनाए थे, लेकिन जब वह मेरे करीब होने लगा तो मेरा दिल पहली बार घबराया था। बड़ी तेज़ी थी उसकी हर हरकत में। मैं कम उम्र थी, सिर्फ़ 15 साल की थी। मैं नहीं जानती थी कि शादी के लिए क्यों कहा जाता है कि बच्चियों की 20 से ज़्यादा की उम्र होने पर ही शादी होनी चाहिए। लेकिन आज समझ आ गया था। सुबह मैं रो रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, बच्चा यूँ ही नहीं मिल जाता, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगली रात मेरे इनकार पर भी वो नहीं माना था। कहने लगा, कम उम्र खूबसूरत पत्नी को कौन छोड़ता है। 1 महीने में ही मेरी रंगत पीली पड़ गई थी। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन लगता था बेज़ुबान हो चुकी हूँ। अफराज की पत्नी अलग मुझे ताने देती रहती थी। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी माँ को सज़ा देने की खातिर खुद पर जुल्म कर लिया है। बेशक मेरे लिए एहसास बहुत खूबसूरत था कि मैं अपने बच्चा पैदा कर रही थी, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे ये सब कुछ सँभाला नहीं जा रहा था। 9 महीने मेरे बड़े दर्द से गुज़रे थे, क्योंकि इस हालत में भी उस गाँव के जाहिल सब्ज़ी वाले ने मुझ पर रहम नहीं खाया था और फिर जच्चे की तकलीफ़ ने मुझे मौत याद करा दी थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। अपने बच्चे को सीने से लगाकर मैं फूट-फूट कर रो रही थी। मुश्किल सफ़र था एक माँ बनना। मैंने जब अफ़राज़ से तलाक माँगी तो वो साफ़ मुकर गया। कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम अब मेरी पत्नी बनकर रहोगी हमेशा-हमेशा के लिए। मैंने कहा, मैं पहले ही कह चुकी थी कि बस मुझे एक बच्चा चाहिए। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे संग। लेकिन वह मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी संगत मुझे सुकून देती है। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो गाँव का जाहिल गँवार आदमी था, जिसके लिए औरत बस बच्चा पैदा करने वाली मशीन थी। ना उसे अक्ल थी, ना समझ थी कि बच्चे सिर्फ़ पैदा करना ही मर्द की ज़िम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों का अच्छा फ्यूचर देना भी बाप की ज़िम्मेदारी होती है। इतने महीनों में मैंने जो दर्द सहा था, जो तकलीफ़ सही थी, वो अफ़राज की पत्नी ने भी देखी थी। उससे मुझ पर दया आने लगी थी। एक दिन अफ़राज की पत्नी ने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं वापस अपने घर आई तो मेरी माँ मेरी गोद में बच्चा देखकर अपना सर पीटने लगी और रोने लगी। कहने लगी, ये तूने क्या कर दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अफ़राज से अदालत के ज़रिए तलाक ले ली और बच्चा पालने लगी। मैंने आज अपनी माँ से उसके किए गए जुर्म का बदला लिया था, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके। लेकिन इस चक्कर में मैं खुद भी बर्बाद हो चुकी थी। मैं सिर्फ़ 16 साल की थी। मैं नहीं जानती थी कि बच्चा कैसे पालते हैं। मेरी माँ को भी मेरी हालत पर अब दया आने लगी थी और अब अपनी माँ का प्यार मुझे नज़र आया था। वह भले मेरी सगी माँ नहीं थी, लेकिन मुझे सगी माँ की तरह मोहब्बत करती थी। वह एक बार मेरे पास आई और मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगने लगी। कहने लगी, मैंने जो कुछ किया मैं जानती हूँ गलत है। काश उस दिन तो मेरी पूरी बात सुन लेती, तो तुझे सच्चाई पता चल जाती। मैं जानती हूँ मैंने तुझे हॉस्पिटल से लिया था, लेकिन ये भी सच है कि तू हॉस्पिटल में लावारिस थी। तेरी माँ तुझे जन्म देते ही मर गई थी, जब तुझे कोई लेने नहीं आया था, और फिर मैं तुझे अपना ली थी। लेकिन जब तू 3 महीने की थी तब तेरा बाप ढूँढता हुआ हॉस्पिटल आया था। उसने बताया कि उसकी पत्नी उससे नाराज़ होकर चली आई थी और वह प्रेग्नेंट थी। उसे पता चला था कि उसकी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने आई थी। मैंने तेरे बाप को कह दिया कि हाँ, बच्ची भी मर गई थी और बच्ची की माँ भी मर गई थी। ये सुनकर वो आदमी चला गया था। मैं तुझे उस आदमी के हवाले नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मुझे तुझसे बहुत लगाव हो गया था। और खुदा ही जानता है कि मैंने तुझे बिल्कुल सगी औलाद की तरह पाला है। जब बाद में पता लगाया तो मुझे पता चला कि उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए वो औरत अपने पति से नाराज़ होकर चली आई थी।
मैं अगर तुझे उस आदमी के हवाले कर भी देती तब भी तेरे ऊपर सौतेली माँ जुल्म ढाती, लेकिन तूने मुझे तकलीफ़ देने के लिए अपने आप को क्यों बर्बाद कर लिया। मैं कुछ भी नहीं बोली थी, बोलने के लिए अब बचा ही क्या था। मेरी माँ ने वह बच्चा अपने हाथों में ले लिया, कहने लगी, इस बच्चे को मैं पालूंगी, यह मेरा बच्चा है, मैं तेरी ज़िंदगी नहीं बर्बाद होने दूंगी। मेरी माँ ने उसी रात घर का ज़रूरी सामान बांधा और वो शहर छोड़कर हमें दूसरे शहर आ गए। अब उस बच्चे की माँ मेरी माँ बन गई थी, मुझे एक स्कूल में एडमिशन भी करा दिया था। धीरे धीरे मैं अपने अतीत को भूलने लगी थी। आज मेरी उम्र 26 साल हो चुकी है और मैं एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी हूँ। मेरी माँ की अब एक ही ज़िद है कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं शादी के नाम से अब नफ़रत कहती हूँ। आज मेरा बच्चा 10 साल का हो चुका है। मुझे दीदी और मेरी माँ को माँ कहता है। ना ही मैंने और ना ही मेरी माँ ने उस बच्चे को हकीकत बताई है। समझ नहीं आता आगे क्या फ़ैसला करूँ? क्या सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ या फिर शादी करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँ? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।